अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको ईसा लैब की जानिब से खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, पिछले सेगमेंट में भी हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, इस सेगमेंट में भी हम लोग सेम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। और इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सायमा शायर। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे वो बेसिक क्वेश्चन फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये है क्या, हमारे नाज़रीन के लिए जो है इसको इलैबोरेट कर दें काइंडली। फ्रोज़न शोल्डर जो है ये हमारे पास बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें मरीज़ को जो है उसके कंधे में बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है और अकड़ाव आ रहा होता है। अक्सर जो मरीज़ हैं उनको ये मसला आ रहा होता है कि सुबह के वक्त हम उठते हैं और हमारा कंधा जो है वो अकड़ जाता है, लेकिन वो मूव तक नहीं कर पा रहा होता है। तो ये बहुत एक सीवियर पेनफुल कंडीशन हो जाती है उसके लिए कि वो घर के जो आम काम होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं। बालों को कंघा देना, आपको चेंज वगैरह करना होता है, आपको घर में खाना वगैरह बनाना होता है। घर की जो फीमेल्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको ये इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो बेसिकली हम फ्रोज़न शोल्डर इसी को ही कह रहे होते हैं। मेडिकली अगर मैं बात बोलूँ तो इसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास एक कैप्सूल होता है जिसमें बेसिकली स्टिफनेस आ जाती है, जो कि नीचे से आपके कंधे की तरफ इतना प्रेशर बना देता है कि वो ईजिली आपको एलिब्रेट नहीं कर पा रहा होता है। ठीक डॉक्टर, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैंने इस टॉपिक के हवाले से कुछ रिसर्च की थी और उसमें मैंने देखा था कि दो टाइप्स होती है फ्रोज़न शोल्डर की। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी काइंडली एक्सप्लेन कर दें। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर की जो है वो स्टेजेस होते हैं जिसको हम टाइप्स भी कंसीडर कर रहे होते हैं। एक आपके पास फ्रीजिंग स्टेज होती है, एक आपके पास थॉइंग स्टेज होती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मेन फ्रोज़न होता है। बेसिकली पहले आपके पास फ्रोज़न स्टेज आ रही होती है। फ्रोज़न स्टेज के अंदर पेशेंट को इतना शदीद दर्द होता है, उस दर्द की वजह से वो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा होता है, इवन वो इमोबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। देन हमारे पास वो धीरे धीरे रिकवरी के स्टेज में आ रहा होता है। पहले पेन खत्म होता है तो वो फ्रीजिंग स्टेज बन जाती है, एंड देन वो आपके पास धीरे धीरे रेंजेस ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो मोबाइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो थॉइंग स्टेज होती है। 3 स्टेजेस होती हैं फ्रोज़न शोल्डर की, जो 1 बाय 1 हम कवर करना स्टार्ट कर देते हैं उसको। ठीक, अभी आपने स्टेजेस की बात की। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप इसको बता दें कि डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है। जिस तरह आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑब्वियसली आपने काफ़ी सारे केसेस भी देखे होंगे इस तरह, तो डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है इसके? देखिए, फ्रोज़न शोल्डर की जो डायग्नोसिस होती है वो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम रेंजेस और सिम्टम्स के बेसिस पे देख रहे होते हैं। हमारे पास कुछ रेंजेस होती हैं, इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि लाइक कौन सी रेंज अफेक्ट कर गई। जैसे मैंने अभी कहा कि इसको हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कह रहे होते हैं, तो इसमें कुछ कैप्सुलर पैटर्न होते हैं। अगर आम जबान में मैं बोलूँ तो मरीज़ को हम ये कहते हैं कि अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं, और इसके अलावा कहीं हद तक हमें ये होता है कि मरीज़ अपना हाथ नहीं उठा पा रहा होता है। सिंपल सी ज़बान में बोलूँ तो अगर आप पेशेंट्स को कहते हैं कि हाथ ऊपर से लेकर जाए, ज़मीन से ऊपर की तरफ लेकर जाए, वो नहीं उठा पा रहे होते, ना वो खुद उठा पा रहे होते, ना वो हमसे उठा पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि वो नहीं कर पा रहे होते हैं। एक तो हम इसके बेसिस पे देखते हैं। दूसरा, उनको अकड़ाव बहुत होता है कंधे में, कि वो जोड़ बिल्कुल अकड़ चुका होता है, लॉक हो चुका होता है। अगर मैं सिंपल ज़बान में कहूँ, लेमन लैंग्वेज में, तो वो बिल्कुल लॉकिंग पोजीशंस में होता है। तो उस तरीके से पेशेंट्स को हम डायग्नोज कर रहे होते हैं कि नाउ ये पेशेंट जो है वो आपके पास फ्रोज़न शोल्डर में कंसिडर कर रहा है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई विल डायग्नोज इट। ठीक डॉक्टर, अभी आपने डायग्नोसिस की बात की। अगर बात करें इसकी, क्या आजकल ये इतना ज़्यादा क्यों कॉमन हो चुका है? क्योंकि देखा जाए तो हर दूसरे इंसान को फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत मौसूल होती है, तो आजकल इतना कॉमन क्यों हो रहा है ये? जी बेशक, आजकल बहुत कॉमन हो गया है फ्रोज़न शोल्डर, क्योंकि इसकी एक तो वजूहत ये है कि वो पेशेंट्स की इग्नोरेंस होती है। इतना ज़्यादा मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको थोड़ा दर्द हुआ, हाथ तो मूव नहीं कर रहा, वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन लेते हैं, वो उससे रिकवरी हो जाती है, उनका पेन रिलीफ हो जाता है। एक्चुअल में पेशेंट की डिमांड ये होती है कि मेरा दर्द कम हो जाए। अब दर्द कम हो गया तो वो फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो एक्चुअल रेंज से अपनी रेंज को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, वो वर्स्ट कंडीशन में लेकर आते हैं। इस एक तो ये वजूहत हो जाती है। दूसरा, आजकल का बिजी लाइफ स्टाइल इतना हो गया है कि हर एक पर्सन जो है वो अपने लाइफ स्टाइल में बहुत बिजी हो गया है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हो गए हैं, ओवर यूजेज ऑफ मसल हो रहा है, डिजीज़ फैक्टर बहुत हो रहा है। कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो उनकी डायबिटिक अनकंट्रोल होने की वजह से हो रहा होता है। सही। डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन्स को डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से जो है वो फ्रोज़न शोल्डर लीड कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई फ्रोज़न शोल्डर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, इस वजह से फ्रोज़न शोल्डर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। डॉक्टर, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो आपने लास्ट सेगमेंट में कहा कि आपके पास मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपने 25 देखी है अब तक। तो अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ में मसल्स का यूज़ उनका बहुत ज़्यादा होता है, आना जाना चलना, और आजकल सबकी लाइफ ऑब्वियसली बिजी है, तो क्या ये भी
बहुत ज़्यादा अपने मतलब मसल्स का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा वॉक करना, ये भी फ्रोज़न शोल्डर का वो बन सकता है वजूहात? जी, बेसिकली स्टूडेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होने की वजूहत ये होती हैं कि उनके हेवी कैरिंग बैग्स होते हैं। उसके अलावा उनको जो है वो सडन जो है वो मसल यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उनका। अब ये चलने फिरने पे हम डिपेंड नहीं करते, हम ये देखते हैं कि शोल्डर पे प्रेशर वो कितना डाल रहे हैं। हेवी कैरिंग बैग्स होते हैं, लैपटॉप कैरी होता है उनका, तो उस वजह से समटाइम क्या होता है कि यहाँ पर उनका कार ड्राइविंग हो रही होती है, तो उस रेंजेस में जो है ना कुछ बेसिक पोस्चर्स होते हैं जो वो कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में रखते हैं, एंड देन वो फिर अगेन उसको ओवर यूज़ करना शुरू कर जाते हैं। टाइपिंग फैक्टर आ जाता है, लैपटॉप कैरी करना हो जाता है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से मसल ओवर यूज होता है, जिस वजह से शोल्डर लॉक हो जाता है, एंड देन वो अगेन रेंजेस रिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, पेन क्रिएट हो जाता है, शोल्डर स्टिफनेस में चला जाता है। ठीक। डॉक्टर, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँ तो इसके सॉल्यूशंस आपने बताया, जिस तरह फिजियोथेरेपी एक मेन इसका सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, रिलीफ हम लोगों को मिल सकता है। अगर वैसे मेडिटेशन की तरफ अगर आएँ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का अक्सर लोग नाम लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, स्टेरॉइड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए, लेकिन एक टाइम तक, एक टाइम लिमिट तक। जैसे आप पैनाडोल लेते हैं पेन में, बुखार में, वो आपको एक हद तक बुखार कम कर देती है, लेकिन अगर वो बुखार किसी और वजह से होता है तो वो आप नहीं कर पाते हो ना, आपको उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, पैनाडोल पे काम नहीं चलता। उसी तरीके से स्टेरॉइड अपने हद तक जो है वो जो है अफेक्ट देता है। स्टेरॉइड की इंजेक्शंस लगाई जाती हैं बाकायदा शोल्डर जॉइंट के अंदर, ताकि वो जॉइंट लॉक से अनलॉक हो जाए और पेशेंट रिलीफ फैक्टर में आ जाए। वो कम से कम 6 से 7 माह तक जो है वो असर रखता है अपना, देन अगेन वो वापस पोजीशन लेना शुरू कर जाता है, वो इरिवर्सिबल होना स्टार्ट हो जाता है। इरिवर्सिबल कंडीशन की वजह से जो मरीज को पहले कंडीशन थी वो उससे भी बद से बदतर हो जाती है। तो स्टेरॉइड का एक ये ड्रॉबैक आ जाता है, लेकिन हमारे पास बाकी फैक्टर्स अगर हम देखें तो वो इतने ज़्यादा ड्रॉबैक में नहीं जा रहे होते हैं। ठीक, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि स्टेरॉइड जो है वो टेम्परेरी एक सॉल्यूशन है? हाँ, जैसे मेडिसिन टेम्परेरी होती हैं उसी तरीके से स्टेरॉइड को भी मेडिसिन 1 मंथ तक टेम्परेरी रख सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड 6 से 8 माह 9 माह तक रखता है, लेकिन वो वापस रिवर्स करता है। तो उसके जितने हद तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जितना हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है, और लोग भी जितना हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि कभी कभार पेशेंट क्या होता है कि पेन नहीं बर्दाश्त कर पाता फिजियोथेरेपी की तरफ, तो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप स्टेरॉइड लगवा लें, देन हम आपकी फिजियो कर देते हैं, क्योंकि पेन फ्री रहना उनके लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद हो रहा होता है कि हम पेन फ्री रहें फिर हम फिजियो करवाएं, तो ये उनके लिए बड़ी एक अच्छा फैक्टर आ रहा होता है, तो इसलिए हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि मेडिसिन और ड्रग थेरेपी से पेशेंट दूर रहे तो बेहतर है। ठीक। डॉक्टर, स्टेरॉइड इंजेक्शन की अगर बात करें तो आपने बताया कि वो एक टाइम लिमिट तक ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, उसके बाद वो पेन वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन का बार बार यूज़ किया जाए, जब पेन वापस आए और फिर यूज़ कर लिया जाए, तो क्या ये हार्मफुल ऑब्वियसली साबित हो सकता है? बेशक, क्योंकि आप अगर लकड़ी दीमक को खाएगी तो पूरा ख़त्म ही कर देती है। स्टेरॉइड का इस तरीके से इफेक्ट होता है, स्टेरॉइड इस तरीके से आपकी बॉडी को डैमेज करता है। एवरीवन नोज कि स्टेरॉइड्स के अपने इफेक्ट्स होते हैं, इवन नॉट ए स्टेरॉइड, किसी भी मेडिसिन को अगर आप ओवर यूजेज में यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए कोई इफेक्ट नहीं देगी, वो बेसिकली आपके लिए कोई साइड इफेक्ट ही लेकर आएगी। हर एक चीज़ को आपने डिमांड ऑफ बॉडी के लेना पड़ता है। अगर आप ओवर डिमांड में लेंगे तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं देती है, कोई बेनिफिट नहीं देती है, वो आपके लिए और डिसएडवांटेज लेकर आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आप पेशेंट्स को असिस्ट आप लोग कैसे करते हैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को? देखिए, हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को असिस्ट करने के लिए हमारी कुछ स्पेसिफिक रेंजेस होती हैं, जिसे हम कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं। जिस रेंज में पेशेंट का जॉइंट रिस्ट्रक्ट कर रहा होता है, हम बेसिकली उसको चेक कर रहे होते हैं। ठीक। पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में, हम पहले तो उनकी जो रेंजेस हैं हम वो चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास चारों तरफ हम शोल्डर की जितनी भी रेंजेस होती है, क्योंकि ये एक बहुत फ्रीली मोबाइल जॉइंट है। ठीक। शोल्डर जो है वो एक बहुत फ्रीली मोबाइल जॉइंट है, वो आपके पास चारों तरफ जो है वो आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, अपने कंधे को मूव कर सकते हैं। लेकिन जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो पेशेंट की स्पेसिफिकली 2 रेंजेस नहीं हो पाती हैं। एक हाथ बाहर की तरफ नहीं ले जा पा रहा होता है और एक हाथ कान से ऊपर नहीं लेकर जा रहा होता है। ये 2 कॉमन मूवमेंट्स होती हैं, और जब ये 2 हमें दिखती हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि ये 2 मूवमेंट्स जो होती हैं वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैक्टर ला रहे होते हैं। कि कभी कभार ये भी होता है कि ये सिर्फ नहीं होती हैं, हाथ चारों तरफ से भी रुक जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इन 2 रेंजेस पे एक्सटर्नल रोटेशन एंड एब्डक्शन पे काम कर रहे होते हैं कि ये अगर नहीं हो पा रही हैं तो ये पेशेंट जो है वो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर को लीड कर रहा है। ठीक।
डॉक्टर, अगर ईसा लैब की जानिब से बात की जाए तो ईसा लैब अपने पेशेंट्स के लिए उनके जो है उनको कौन कौन से पैकेजेस ऑफर कर रहा है जिनकी वजह से वो फ्रोजन शोल्डर या फिर मजीद जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बच सके और उनको रिलीफ मिल सके? देखिए, ईसा लैब के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, फिजियोथेरेपी में होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं हमारे पास, उनमें डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी के अंदर भी बहुत सारे पैकेजेस आ रहे होते हैं जिसके लिए हम पेशेंट्स को जो है वो अवेयर कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट्स हमारे पास आएँ और हमसे सेटिस्फाई होकर जाएँ, हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो अवेल करें और जितनी उनकी जो तकलीफ़ें हो रही होती हैं वो हम उनको दूर कर सकें। पैकेजेस हम इस तरीके से देते हैं लाइक पेशेंट्स के लिए भी अफोर्डेबल हों, क्योंकि अफोर्डेबल होता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है, सेहत ज़रूरी होती है। तो ईसा लैब इस बात को नज़र रख के वो यही कोशिश करता है कि आपको नज़र में रख के ईसा लैब यही कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग उनको ये पैकेजेस दें ताकि पेशेंट अफोर्डेबल हो। ठीक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि ईसा लैब की जानिब से ये कोशिश होती है कि ऐसे पैकेजेस अपने पेशेंट्स के लिए ऑफर किए जाएं जो उनके लिए अफोर्डेबल और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो क्या ईसा लैब की जानिब से कोई स्पेसिफिकली कैंपिंग का इनेकाद किया गया है जिसकी वजह से जो है अपने पेशेंट्स में या फिर लोगों में अवेयरनेस इसकी प्रोवाइड की जा सके? जी, बेशक हमारे पास ईसा लैब के अंदर हमारे पास बहुत सारी हम कैंप्स कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो फ्री होती हैं। ब्लड टेस्ट फ्री हो रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशंस फ्री हो रही होती हैं, डेंटिस्ट होते हैं हमारे पास वहाँ पे मौजूद, BMR हो रहा होता है हमारे पास बहुत सारी ऐसी सहूलतें ईसा लैब मुहैया कर रहा होता है मरीजों के लिए ताकि वो आराम से चीज़ों को जो है वो अफोर्डेबल रेंज में कर सकें। और कैंप्स में हमारे पास सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ टेस्ट जो होते हैं उन पर हमारे पास पैकेजेस होते हैं जो कम से कम प्राइसेस में ईसा लैब जो है वो पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल रख रहा होता है। ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। डॉक्टर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे इस सेगमेंट का ये है कि क्या अगर आप किसी पेशेंट को जो है वो स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज बता दें कि ये उसने करनी है घर पे जिसकी वजह से वो फ्रोजन शोल्डर से रिलीफ हासिल कर सके, क्या वो ये एक्सरसाइज घर पे जाके भी कंटिन्यू करे तो वो बिल्कुल उस तरह ठीक हो सकता है? देखिए, घर पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादातर 2 एक्सरसाइजेस करते हैं। हम उनको एक तो कहते हैं आप अपने फिंगर वॉक करवाएं और दूसरा हम उनको कहते हैं कि आप पेंडुलम स्ट्रेच दें। पेंडुलम स्ट्रेच इस तरीके से जैसे मैं खुद बैठी हुई हूँ, ऊपर से हम टॉवल को लगा देते हैं, फिर हम अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करवा रहे होते हैं, या किसी भी रॉप को लगा दो एंड अप एंड डाउन मूवमेंट करवा रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही बाजू आपका ऊपर की तरफ खिंचता है रॉप के थ्रू, रॉप के प्रेशर से, तो वो आराम से पेशेंट की रेंजेस ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिंगर वॉक हम लोग वॉल पे करवा रहे होते हैं पेशेंट को ताकि रेंज जितना हाथ ऊपर जाएगा उतनी उसकी रेंज ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम घर के लिए तो ये 2 एक्सरसाइजेस ज़्यादातर कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं। हम उनको पेंडुलम स्ट्रेच करवाते हैं, हम उनको आर्मपिट स्ट्रेच करवा रहे होते हैं, फिंगर वॉक करवा रहे होते हैं, अब ओवरहेड अबडक्शन स्ट्रेचेस करवा रहे होते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं। लेकिन घर के लिए वो ये 2 कर लें, ये ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। डॉक्टर, जिस तरह आपने 2 बहुत कॉमन एक्सरसाइज बताएं, लेकिन अक्सर लोग घर पे ये भी नहीं कर पाते। फिंगर वॉक तो इजी है, लेकिन जो दूसरी एक्सरसाइज आपने बताई वो पेशेंट्स के लिए करना मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें अगर किसी का फ्रोजन शोल्डर है और वो ज़्यादा नहीं जा पा रहा अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो घर पर रह के इससे रिलीफ हासिल कर सके। देखिए, एक तो ये है कि पेंडुलम स्ट्रेच बहुत आसान होता है, उनको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं हम उनको बताते हैं, वो आराम से बैठ के घर पे कर लेते हैं। लेकिन वही बात, अगर पेशेंट करना ही नहीं चाह रहा है तो वो एक अलग फैक्टर आ जाता है, सही है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप पेशेंट्स को ये कहना चाह रही हैं कि फिंगर वॉक बहुत आसान होती है, दूसरी ये होती है कि आपने हाथों को क्रॉस करना होता है एंड ओवरहेड अबडक्ट करना होता है। जैसे ही हाथ ऊपर की तरफ जाता है, डाउनवर्ड आता है, आपका दोनों आर्म स्ट्रेट होते हैं, वो पेशेंट आपके पास ईजीली ये कर सकता है। तो जैसे जैसे ये एक्सरसाइजेस वो घर पे करता रहेगा, वो उसके लिए इसी तरीके से होंगी जैसे मेडिसिन टेम्पररी दे रही हैं, लेकिन उसको एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर इग्नोरेंस में नहीं आता। फ्रोजन शोल्डर नहीं घर पे ट्रीट हो सकता है, ये आपको जाना पड़ता है, 1-2 दिन सीखना पड़ता है, देन आप घर पे आराम से कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि फ्रोज़न शोल्डर को एक लाजमी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और जो फिजियोथेरेपिस्ट जिस तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको वो ट्रीटमेंट घर पे नहीं मिल सकता। तो आज नाजरीन हम लोग बात कर रहे थे फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है, ये किस तरह ट्रीट हो सकता है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स किस तरह मुमकिन है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर साइमा शायर। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम में जो है हमारे नाजरीन को हर मुमकिन हद तक आगाही फराहम करने की कोशिश की। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।